और पीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑप्शन देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है यहाँ से, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए माइनस बी बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम इसके लिए देखें तो ए माइनस बी हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये, अगर हम ए देख लेते हैं और ये हमारा बी हो गया, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, ए में से बी को हम निकाल दें। तो ए में से बी को निकाल दें, हमारे पास यहाँ पर ये पूरा पूरा ये बचेगा, ये आ गया ए। अब इस ए में से भी ये ए का भाग निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये वाला भाग आ गया। तो सिर्फ ये इतना ही भाग बचेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी तो हुआ, तो इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है समुच्चय ए इक्वल्स टू 1 2 3 पर परिभाषित कोई संबंध इस प्रकार है, 1 1 2 2 3 3। तो यह हमारे पास कैसा संबंध है, तो यह हमारे पास स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है क्योंकि यहाँ से खुद पर एक का एक पर, दो से दो पर और तीन पर है। यहाँ से सममित भी है, एक का अगर एक से तो एक का एक से, मतलब ए का अगर बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो यहाँ से जितने भी रिलेशन है वो सारे स्वतुल्य है, तो सममित अपने आप। अगर संक्रामक भी है, ए का अगर बी से और बी का अगर सी से है तो ए का सी से होगा, तो ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो यहाँ से ये तुल्यता संबंध हो गया। नेक्स्ट कहता है माना आर इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 8 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन पर परिभाषित संबंध है। तो आर का प्रांत होगा, आर का प्रांत यहाँ से कैसा होगा, तो x प्लस टू वाई बराबर 8 हमें देखना है, ये रिलेशन पूरा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से एक्स वाई का मान 2 और 3 ले ले तो ये संबंध संतुष्ट होगा, 4 2 लेंगे तो भी संतुष्ट होगा, 6 1 लेंगे तो भी संतुष्ट होगा। इन्हीं वैल्यूज के लिए होगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया, 2 4 6। तो 2 4 6 हमारे पास यहाँ से डोमेन आ, इसके लिए ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए हमने डोमेन बताना है। तो हम जानते हैं लॉग में हमारे पास पहला तो ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ ही जो लॉग में वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करें, वैल्यू कहती है जैसे यहाँ से ये हमारे पास पहले तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और लॉग में भी जो फंक्शन में वैल्यू वो पॉजिटिव आनी चाहिए। इसको सॉल्व करें, 5x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x इंटू 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 से 5 के बीच में आ गई रिस्पेक्टिवली। यहाँ से इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड। तो 5x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो 5x माइनस एक्स का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मस्ट बी लेस देन 0। तो x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में आनी चाहिए। यहाँ x की वैल्यू 1 से 4 आ रही है, यहाँ 0 से 5 आ रही है। ओवरऑल x की वैल्यू 1 से 4 आ जाएगी, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो फलन एफ आर से आर जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें बताना है फलन कैसा होगा। तो अब अगर इसको प्लॉट करें हम ग्राफिकली या मैथमेटिकली देख लेते हैं। 1 1 अगर है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया, एफ ए बराबर एफ बी है, ए बराबर बी आ जाए तो 1 1 होगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी, तो इसको सॉल्व कर लें। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो ए इक्वल टू बी के लिए आ रहा है और एक ए प्लस बी इक्वल टू 1 के लिए आ रहा है। तो यहाँ से अगर इनका योग 1 होता है तो उसके केस में भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब अगर 0 और 1 पे देखें, एफ जीरो इक्वल टू एफ वन है, 0 इक्वल टू 1 नहीं है तो 1 1 तो नहीं होगा। साथ ही अगर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखें, हमारे पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ से इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं, इसमें एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, तो ये हमारे पास ये रूप बन जाएगा। तो जो इसकी रेंज आएगी वो हमारे पास ये आ गई। अब रेंज में हमारे पास पूरा आर तो नहीं आ रहा, इस वजह से ऑन टू नहीं है, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो ना के ना अच्छा तक। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ दिया गया लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका मॉड वैल्यू बतानी है, इसकी लिमिट की क्या आएगी। तो अगर x इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो उसके केस में ऊपर वाले मॉड की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ऊपर वाले मॉड की वैल्यू 0 आएगी तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब लिमिट उसके केस में हमारे पास यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये आ जाएगा। अब हमें कहा गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स या 1 माइनस एक्स, एक्स रिलेशनल के लिए तो सतत कब होगा, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी। दोनों वैल्यू बराबर का मतलब x बराबर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। पक्षांतरण करें 2x बराबर 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो केवल इस बिंदु के लिए हमारे पास यहाँ से ये सतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया लिमिट, इसकी वैल्यू हमने बतानी है क्या आएगी। तो ये हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज है। टेलीस्कोपिक सीरीज को अगर हम सॉल्व करें, इसे हम लिख सकते, ये जो टेलीस्कोपिक सीरीज है इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 3-1/1 गुणा 3, तो 3-1 जैसे ही करेंगे ये आएगा 3-1 यहाँ से हमारे पास 1 गुणा 3। साथ ही हम इसको 2 बन रहा है तो इस वजह से 2 का भाग और दे देते हैं, ये बन जाएगा। हमने यहाँ से 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, तो भाग वाली वैल्यू तो बाहर लिखी और गुणा वाली वैल्यू 3-1 होगी, 5-3 इस तरीके से लिखी जाएगी। तो अलग अलग भाग देंगे, 1-1/3 प्लस 1/3 -1/5 एंड देन सो ऑन।
प्लस का 1/2n-1 और माइनस 1/2n+1 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले तो हम देखते हैं प्लस माइनस अल्टरनेट मोड में कट जाएगा, एक लास्ट वैल्यू बचेगी और एक फर्स्ट वैल्यू बचेगी। तो 1 - 1/2n+1 बचा है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू बचेगी 1/2। तो 1/2 यहाँ से इसके लिए हमारे पास आंसर बन गया, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ द पॉइंट्स, उन बिंदुओं का समुच्चय बताना है जहां f(x) = x - x into mod of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास दो बार अवकलनीय होगा। किन बिंदुओं पर दो अवकलनीय होगा? तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से सिर्फ इसमें से मूल बिंदु ओरिजिन को हटा दे तो ये द्वितीय अवकलनीय हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे बिंदु r-0 के लिए द्वितीय अवकलनीय, क्योंकि ये जो फलन है mod of x, ये हमारे पास 0 पर अवकलनीय मॉड फलन, तो इस वजह से ये यहाँ से हो जाएगा। तो r में से जैसे सिर्फ 0 निकालेंगे तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। -∞ से 0 और 0 से इनफाइनाइट। फंक्शन f(x) = mod of x - 1 का मॉड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। ये बिंदु हमारे पास कौन से बिंदुओं पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो कौन से बिंदु पर नहीं होगा? जिसपे एक तो ये मॉड वाला फंक्शन 0 होगा और साथ ही एक ये पूरा फंक्शन 0 होगा। तो अगर हम इसे देखें यहाँ से, एक तो इस पे mod of x = 0 होगा तो x बराबर 0 पर अवकलन ही नहीं होगा, एक तो हमारे पास यहाँ से साथ ही, और एक मॉड ये वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू कहाँ 0 होगी? जहाँ mod x बराबर 1 आएगा, mod x +-1 के लिए 1 है हमारे पास। तो यहाँ से 3 बिंदुओं पर हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, +1 -1 और 0 के लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन +-1 और 0 थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट कहता है द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें गुणांक बताना है। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। इस संख्या को सरल करने के लिए सबसे पहले हमने इसके संयुग्म में से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 1 - आयोटा से अंश और हर में गुणा कर दिया। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू बची है हमारे पास माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा का हमारे पास आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स -1 अपॉन हमारे पास क्या आएगा 0। तो -1/0 आएगा साथ ही यहाँ से, क्योंकि यहाँ से x का गुणांक तो रियल नंबर तो 0 ही है, 0 - आयोटा ही तो लिखा जा रहा है। तो -1/0 y/x आता है, x + आयोटा y से तुलना करेंगे तो -π/2 आ गया इसका आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आयोटा, रूट ऑफ आयोटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो रूट ऑफ आयोटा का अगर मान ज्ञात करें यहाँ से, रूट आयोटा बराबर a+ आयोटा बी हम लिखेंगे। तो यहाँ से a+ आयोटा बी का होल स्क्वायर करते हैं, आयोटा आ जाएगा, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। तो a² - b² की वैल्यू रियल और इमेजिनरी की तुलना कर दी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, 2a आयोटा बी की वैल्यू आएगी 1, 2a b की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से अगर तुलना करें, a बराबर +- b आ गया पक्षांतरण से इससे, और यहाँ से a और b के हमारे पास सेम साइन आएंगे। मतलब अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस आएंगे, और माइनस है दोनों माइनस आएंगे। RHS वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सिंप्लीफाई करते तो 2a² = हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सेम आएंगे, इस वजह से a बराबर b आ गया। a बराबर b आ जाएगा, साइन आने की वजह से, तो यहाँ से हमारे पास a बराबर b आ गया। 2a² = 1 आ गया, यहाँ से a बराबर b आ गया। 2a² इसमें हमने a बराबर b रख दिया, 2a² = 1, a = +-1/√2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पर रूट आयोटा की वैल्यू आ गई ये। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि सम्मिश्र संख्याएं z1 z2 z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, z1² + z2² + z3² हमारे पास बराबर आएगा z1 z2 + z2 z3 + z3 z1 आएगा। सम्मिश्र संख्याएं z1 z2 z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो तो z1² + z2² + z3² बराबर आएगा z1 × z2 z2 × z3 z3 × z1 आएगा हमारे पास। यदि दो इकाइयां सदिशों का योग एक इकाई सदिश है तो उनके बीच का कोण होगा। दो इकाई सदिशों का जो योग है, अगर वो एक इकाई सदिश है तो हमारे पास उनके बीच का कोण जो बनेगा वह ए और बी, हम दो इकाई सदिश लेके चल रहे हैं तो यहाँ से उसका परिमाण एक आएगा। दोनों का योग भी इकाई सदिश है तो a + b का मॉड = 1 आ गया। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं होल स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर = 1² + 1² + 2 cos θ आ गया, ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ से हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। तो 2 cos θ = -1 आ गया, cos θ की वैल्यू -1 आती है, θ = 2π/3 पे, तो वैल्यू आ गई 2π/3। 2π/3 हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि वेक्टर हमारे पास a, b और c तीनों दिए गए समतलीय है तो अल्फा का मान होगा। ये तीनों अगर समतलीय है तो यहाँ से हम इसको पहले सारणिक रूप में लिख देते हैं, सारणिक का मान 0 आ जाएगा। और समतलीय है तो सॉल्व करें, हमारे पास आएगी, सारणिक के फॉर्म में लिख दिया, फिर हमारे पास इसका प्रसार कर लिया तो अल्फा की 18 - 6 + 2 अल्फा बराबर 0 आ गया। तो 12 + 2 अल्फा बराबर 0 आ गया। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से -6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -6। हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ गया। x की पावर y बराबर e की पावर x - y, dy/dx की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ से क्या आएगी, सॉल्व करें।
तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको अगर हम सॉल्व करें दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो y log ऑफ x इक्वल टू x माइनस वाई आ गया। एक्सपेंशन कर देते हैं, यहाँ से हम इसको प्रसारित पक्षांतरित कर देते हैं। पहले y के टर्म्स को एक साइड ले आए तो y इक्वल टू x अपॉन वन प्लस लॉग ऑफ x आ गया। dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx निकाल के सिंप्लीफाई करें, लॉग ऑफ x अपॉन वन प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन यहाँ से जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 3xy। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो यहाँ से हम पहले अगर सिंप्लीफाई करें इसे, यहाँ से हमने दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dy अपॉन dx को एक साइड ले आए, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी। तो dy अपॉन dx आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है तो वाई क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी ये निकालना है। तो अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से, तो यहाँ से हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, 4x प्लस 3 अपॉन 2y आएगा। दोबारा अवकलन करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ आता है उसके केस में हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देनी है। इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू बनेगी ये, जिसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन रही है। इसको वज्रगुणा कर देते हैं वाई क्यूब, तो 23/4 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक अचर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 निम्न अंतराल में वर्धमान है। हमें बताना है कौन से अंतराल में वर्धमान है। तो अगर इसको सॉल्व करें हम यहाँ से वैल्यू, इसके केस में हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगी 3 कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू आएगी हमारे पास ये, यहाँ से वर्धमान है तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 से 4 के बीच में होगी तो वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो 2 से 4 को हटाना है, तो ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक दिष्ट वर्धमान फलन है। तो ये अगर एक दिष्ट वर्धमान फलन हमें बताना है कौन से अंतराल में, तो ऑप्शन अगर चेक करें तो वो एक दिष्ट वर्धमान है तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तो यहाँ से 2 माइनस एक्स एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स एक्स इंटू 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस इंटरवल 0 to 2 आएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स इक्वल है। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को अगर सरल करें, सबसे पहले तो हम x को एज इट इज रख लेते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ से हमें जो टर्म दी है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक टर्म को तो एज इट इज रख लेते हैं, दूसरे का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक्स को हम एज इट इज रख लेते हैं, इस टर्म का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं बच्चे का एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट में यहाँ से हमने ये करें, इसमें हमने इसको एक टर्म मान लिया और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को दूसरे टर्म मान लिया। तो एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स तो हमने एज इट इज छोड़ दिया और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, माइनस में आ गए। साथ में अब यहाँ से इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू यहाँ से दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन और बीच में आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से इससे। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स एक्सपोनेंशियल ये वाली टर्म तो हमने एज इट इज लिख दी, इस टर्म को अगर सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही आएगा प्लस सी आ गया, तो ये वैल्यू आ गई। कंपेयर करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1 डीएक्स का हमने वैल्यू बतानी है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे अलग अलग लिख लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले तो हमने एक्सपोनेंशियल एक्स के अपॉन में ये सब लिख दिया, दूसरे में हमारे पास वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 के लिए हमने यहाँ से सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करके हमने एक तो यहाँ से हमने इसमें एक्सपोनेंशियल एक्स जोड़ दिया और एक्सपोनेंशियल एक्स घटा दिया, जो जोड़ा है वो वैल्यू तो यहाँ आ गई और जो घटाई है वो वैल्यू हमने इसके साथ लिख दी। ये सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से अगर देखते हैं ये दोनों टर्म्स तो यहाँ से आपस में कैंसिल आउट होगी, dx यहाँ से हमारे पास क्या बचा, dx आ गया सीधा सीधा। और इसमें अगर हम सॉल्व करें यहाँ से इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 आ गया, साथ ही इसको हम t मानेंगे तो ऊपर वाली टर्म dt में चलेगी, dt अपॉन टी लॉग टी में आ गया, तो 2 लॉग एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 आ गया और माइनस ऑफ इसका इंटीग्रेशन आ गया dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx का हमने इंटीग्रेशन बताना है, क्या वैल्यू है।
यहाँ से इसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, a अपॉन एक्स और b अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन में एक्स की पावर 4 - 1 आ गया। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करने से हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर लिखें a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आएगा, इम्प्लाइज b इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आएगा रिस्पेक्टिवली। यहाँ से सी डी ई हमारे पास अलग अलग 0 आ गए, a की वैल्यू -1 आ गई, तो b की वैल्यू +1 हो जाएगी। यहाँ से सिंप्लीफाई करके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। तो इसको बस सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने ये रखना है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन में वैल्यू आ जाएगी रिस्पेक्टिवली। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लॉग में वैल्यू ये आ गई और ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 - 1 आएगा ये तो, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1/x आएगा, ये हमारे पास माइनस में है तो 1/x आ गया, पावर 4 कर देंगे 4 आगे आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस सी। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन सी जो बनेगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट कहते हैं इंटीग्रेशन 1 से 4 के बीच में रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 5 - x प्लस रूट ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ ए से बी के बीच में अगर इंटीग्रेशन तो a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ से आई के इक्वल आएगा। यहाँ से जैसा कि हमें आई ये दिया हुआ है, इसमें ए एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी इंटीग्रेशन तो a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेशन 1 से 4 5 - x बट्टे में आएगा 5 - x प्लस एक्स डी एक्स, एक और दो को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, दोनों सेम आ जाएंगे, आंसर कट जाएंगे। डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा x 4 - 1 करेंगे 3 वैल्यू आ गई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3/2 से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम देख सकते हैं 0 से π/4 के बीच में जो कोस एक्स होती है उसकी वैल्यू साइन एक्स से ज्यादा होती है, तो मॉड वैल्यू सिंप्लीफाई होकर ये हो जाएगी, और रेस्पेक्टिवली π/4 से π/2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर लेंगे, 2√2 - 2 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से कहा 5 त्रिज्या वाले सभी वृत्त निकाय के अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। इसमें अवकल समीकरण की कोटि बतानी है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो त्रिज्या होगी 5 दी गई है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। आर की जगह वैल्यू 5 दी यानी 25 आ गई आर एच की। एच और के हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है, दो कॉन्स्टेंट दो बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि आ जाएगी 2। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, where a and b आर द पैरामीटर्स, देन हमें यहाँ से y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t और b sin ओमेगा t दिया है। तो अगर हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो एक बार अवकलन से हमारे पास वैल्यू आएगी ओमेगा इंटू a sin ओमेगा t माइनस में और प्लस में ओमेगा इंटू b cos ओमेगा t। दोबारा अवकलन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और साथ ही माइनस a cos ओमेगा t हो गया और माइनस b sin ओमेगा t आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वाई बन गया। तो यहाँ से वाई डबल डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, पक्षांतरण करेंगे तो वाई डबल डैश इक्वल्स टू प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज, इसका सॉल्यूशन बताना है। यहाँ से ये इक्वेशन दी गई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका आई एफ बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग ऑफ एक्स आ गया तो 1 अपॉन एक्स आ गया, वाई इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी आएगा, तो वाई अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2cx आएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो, ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट है। अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स का हमें हल बताना है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से वैल्यू आएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे, इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई एक्स अपॉन वाई प्लस 1 आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग ऑफ वाई एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग ऑफ वाई तो 1 अपॉन वाई हो गया, तो एक्स अपॉन वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया, y इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल x अपॉन वाई हो गया। अवकल समीकरण x dy माइनस वाई डी एक्स बराबर 0 यह निरूपित करता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स आ गया, वाई इक्वल्स टू सी एक्स आएगा, वाई इक्वल्स टू सी एक्स हमारा सेकंड ऑप्शन है, मतलब मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं को निरूपित करेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यहाँ से एक समतल में 8 बिंदु है जिसमें 3 संरेख है, 2 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखाओं की संख्या बतानी है। 8 बिंदु है जिसमें 3 तो संरेख दिए हुए हैं, बाकी बचे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर बनने वाली रेखाओं की संख्या बता दी। 8 बिंदुओं से बनी रेखाएं होगी 8C2। अब हमें से कहा गया 3 तो संदेह है, 3C2 तो हमारे पास रेखाएं बन ही नहीं सकती, तो 8C2 माइनस 3C2 प्लस यहाँ से 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल कितनी आ गई 25 रेखाएं हमारे पास यहाँ से बन सकती है टोटल। ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 5 पुरुषों 3 महिलाओं की एक 4 मेंबर की एक समिति इस कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जिसमें एक महिला कम से कम अवश्य हो। तो अगर इसे देखें हम यहाँ 4 लोगों की हमें जो कमेटी बनानी है उसमें एक महिला फिक्स लेनी है, तो हम एक महिला 3 पुरुष ले लेते हैं, या फिर 2 महिला 2 पुरुष ले लेते हैं, या फिर 3 महिला 1 पुरुष ले लेते हैं। तो 5 पुरुषों में से 3 पुरुष सेलेक्ट करने के तरीके 5C3 हो गए और एक महिला सेलेक्ट करने के तरीका 3C1 हो गया रिस्पेक्टिवली। 2 महिलाएं सेलेक्ट करने का तरीका 5C2 और 3C2 आ जाएगा। यहाँ से सेम 5C1 3C3 आ गया। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65। तो टोटल 65 तरीके से हम ऐसा कर सकते 65 से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर सदैव सम स्थान पर आए। स्वर हमेशा अगर सम स्थान पर आएगा तो अरेंज में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास अरेंज में हमारे पास यहाँ से टोटल 6 लेटर्स है। 6 लेटर्स में हमारे पास यहाँ से ए और ई 2 ऐसे लेटर्स हैं हमारे पास जो यहाँ से स्वर है। तो स्वर लिखने के तरीके 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। हम इन 2 तरीकों से, मान लिया ए का रिपीटेशन हो रहा है पर स्वर लिखने के तरीके 2 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। और साथ ही हमारे पास बाकी बचे हुए लेटर्स क्या है 4। तो अब इन 4 लेटर में से हमारे पास आर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 का अगर हमारे पास रिपीटेशन हो रहा है यहाँ से तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 आएगा। यहाँ से 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 12 गुणा यहाँ से हम 2 के फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करें। यहाँ से अरेंज में हमारे पास कितने लेटर्स है 3 3 6 एक 7, टोटल 7 लेटर्स है। 7 लेटर्स में हमारे पास यहाँ से 3 तो ये है वोवेल्स, तो 3 वोवेल्स को सेट करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल। अब इसमें से ए का हमारे पास रिपीटेशन हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। ए का रिपीटेशन हो रहा है मतलब 3 वोवेल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहाँ से। और हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, प्लेसेस हैं हमारे पास यहाँ से टोटल 7 एलिमेंट है, तो यहाँ से इवन प्लेस होंगे 2 4 और 6। इन 3 प्लेस पे हम यहाँ से 3 वोवेल्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें से एक का रिपीटेशन हो रहा है। तो टोटल कितने तरीके हो गए हमारे पास यहाँ से 3 बचे। ये 3 तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं। सेम ही कंसोनेंट्स है क्या अगर देखें तो ये 4 कंसोनेंट्स है। 4 कंसोनेंट्स में से एक का रिपीटेशन हो रहा है तो इन 4 को हमें यहाँ से 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है। इन 3 को छोड़ के मतलब 1 3 5 7 पे अरेंज कर सकते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में एक का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 4 3 12 आ गई हमारे पास। यहाँ से 4 3 12 और 2 से डिवाइड हो गया और 12 3 हो गया हमारे पास यहाँ से 36। तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा 36 ना कि 144। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तरीका है यहाँ से 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 सॉल्व करेंगे वैल्यू आ गई 36। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यदि ए एक्स प्लस ए की होल पावर एन के विस्तार में विषम पदों की संख्या का योग ए व सम पदों का योग बी है तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर एन का मान क्या आएगा। तो यहाँ से पदों का योग अगर देखें यहाँ से अगर हम एन का मान 1 ले लें तो यहाँ से विषम पदों का योग क्या आएगा। विषम पदों का योग यहाँ से हमारे पास ए आ रहा है तो विषम पद है कौन से, पहला पद ए है और दूसरा पद हमारे पास एक्स है। तो विषम पदों का योग एक्स आ रहा है और सम पदों का योग हमारे पास ए आ रहा है तो ए आ गया, यानी बी की वैल्यू आ रही है ए। ये आ गया हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से अगर इसके प्रसार में देखें एन का मान हम 1 लेंगे तो एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस एक्स प्लस ए ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो इसको हम या तो ये सॉल्व कर ले, एक्स को हमने सम पदों का योग यानी कैपिटल ए आई है, कैपिटल बी आई है वैल्यू, विषम पदों का योग और सम पदों का योग हमने इस तरीके से दिया है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इजीली सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन इजीली डिस्कार्ड हो गया। काउंटर एग्जांपल में एन की वैल्यू सिर्फ 1 लेनी है। अब हमें कहा गया है यदि इसके विस्तार में x की घात 7 और x की घात 8 के गुणांक बराबर है तो n का मान बताना है। तो यहाँ से हम जानते हैं इसका प्रसार क्या आएगा एन सी आर, एक्स की पावर r और y की पावर n माइनस आर। एक्स पावर में ये लिखते हैं तो एन सी आर, आर की वैल्यू हम यहाँ से 7 लिख दें, एक्स की पावर आर तो यहाँ से एक्स की पावर 7 अगर लिखते हैं तो बट्टे में 3 की घात भी तो 7 ही आएगी और 2 की घात n माइनस 7 हो गया। बराबर में हमारे पास ठीक इसी प्रकार आएगा एन सी 8 बट्टे में आ गया 3 की घात 8 और 2 की घात n माइनस 8 आएगा। इसको अगर सॉल्व कर लें यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 की घात 7 से 3 की घात 7 कट गया, 3 बचा, 2 की घात n माइनस 8 से 2 की घात n माइनस 7 कट गया, 2 बचा है एक तरफ और एन सी 7 है और एक तरफ एन सी 8 है। सॉल्व करें एन सी 7 को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल बट्टे 7 का फैक्टोरियल गुणा n माइनस 7 का फैक्टोरियल आएगा। रेस्पेक्टिवली यहाँ से 7 ही 2 था तो 2 लिख दिया। बराबर में आरएचएस में वैल्यू आएगी एन
फैक्टोरियल बट्टे में आएगी 8 का फैक्टोरियल और n माइनस 8 का फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ रही है। और साथ ही बट्टे में आ रहा है, यहाँ से इसी के बट्टे में आ रहा है 3, 3 बच रहा है हमारे पास, तो 3 लिख दिया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, साथ ही यहाँ से 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 बचेगा। और n माइनस 7 से यहाँ से अगर सॉल्व कर ले तो एक तो 8 आएगा, 8 7 16 हो गया, 16 गुणा 2 हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे 16 3 48 हो गया, 48। और साथ ही n माइनस 7 है यहाँ से और n माइनस 8 है यहाँ पे, इसको सॉल्व करें तो n माइनस 8 बनाने के लिए n माइनस 7 निकाल देते हैं, तो बराबर में आ गया n माइनस 7। 48 और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 7 16 56, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 56, 56 इसका आंसर होगा सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ए हमारे पास और बी दोनों मैट्रिक्स है, तो ए की वैल्यू बतानी है अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। ए स्क्वायर इक्वल टू अगर बी ले, ए स्क्वायर यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू बी करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गई। इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर का मान आएगा हमारे पास एक, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया और ए प्लस 1 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ए की वैल्यू आ गई 4। थर्ड ऑप्शन हमारे पास इससे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इससे हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, 8 माइनस 1 बराबर 8 माइनस 7 बराबर 1 आ गया है, डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है। डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट को यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 7 माइनस 1 आएगा और 2 और 4 आ गए, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। डायगोनल तो आपस में इंटरचेंज करना है, 4 और 2 की जगह आपस में रिप्लेस कर देना, 7 और 1 में माइनस का साइन लगा देना है, तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट ऑप्शन से। एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन कहता है एक मैट्रिक्स X में a प्लस बी पंक्तियों और a प्लस 2 स्तंभ है, a प्लस बी इन कॉमा a प्लस 2 स्तंभ है, तो मैट्रिक्स Y में b प्लस 1 पंक्तियों a प्लस 3 स्तंभ है, तो एक्स वाई और वाई एक्स दोनों विद्यमान है। तो ये अगर दोनों विद्यमान होंगे तो कब विद्यमान होंगे, यहाँ से एक्स वाई और वाई एक्स दोनों विद्यमान है, मतलब a प्लस 2 की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी b प्लस 1 के रेस्पेक्टिवली। यहाँ से हमारे पास मतलब पहले यहाँ से a इंटू बी कर रहे हैं, तो a के जो स्तंभों की संख्या है वो b की पंक्तियों की संख्या के बराबर आनी चाहिए, और बी ए भी अगर विद्यमान है तो b की जो पंक्तियों की स्तंभों की संख्या है a प्लस 3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास a प्लस बी के बराबर आनी चाहिए। तो दोनों पक्षों में सरल करें, a से a कट गया, b का मान 3 आ गया। अगर b का मान हम 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ से 3 और 1 4, 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया, तो a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 3, a का मान 2 b का मान 3, सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमारे पास a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट बराबर 0 आएगा। किस केस में आएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ से हम इसे डायरेक्ट रिजल्ट से भी याद रख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी 0। बाकी हम इसका एक्सपेंशन अगर करें तो यहाँ से पहली पंक्ति में से हम यहाँ से a माइनस बी माइनस सी मतलब r1 माइनस r2 करेंगे, r2 माइनस r3 करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, तो इसके केस में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट है यदि निकाय x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 और अल्फा x प्लस जेड इक्वल टू 0 के पास से एक से ज्यादा हल है तो अल्फा का मान होगा। इसके केस में इसको पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, सारणिक रूप में लिखेंगे, सारणिक का मान हमारे पास 0 आना चाहिए, तो उसके केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो सॉल्व करें। ये रहा, अगर अब हम इसको सारणिक के फॉर्म में सरल करें तो अल्फा का मान आ जाएगा -1, अल्फा इक्वल टू -1 आ गया वैल्यू, यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है रेखा हमारे पास है x प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 और x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 के प्रतिच्छेदन बिंदु व मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु, पहले तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना होगा, फिर यहाँ से मूल बिंदु से और देखना है कौन सी रेखा गुजरती है। सॉल्व, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम इसको पहली रेखा लिख दी प्लस के इंटू दूसरी इक्वेशन लिख दी इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास मूल बिंदु से ऊपर जाती है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रखेंगे, तो 1 माइनस के इक्वल टू 0 आ गया। सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू आ गई -1, जैसे के की वैल्यू -1 रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी, जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लिख सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स, अगर ए और बी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि बराबर नहीं है तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गई रेखा। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 का एक सिरा 3,4 है तो इसका दूसरा सिरा होगा। इसका दूसरा सिरा हमें बताना है क्या होगा, तो अगर हम यहाँ से देखें, इसका जो दूसरा सिरा होगा यहाँ से इसके व्यास पर स्थित होगा, जो व्यास के दूसरे सिरे पर स्थित है, तो जो दूसरा सिरा है वो इस रेखा को संतुष्ट कर, इस वृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से देखें 0 0 इस वृत्त की समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 1,1 देखते हैं, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 6 ये 10 हुआ है, और प्लस का 11 ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया है। थर्ड ऑप्शन अगर चेक करें, थर्ड में 1,2 है, 1,2 करेंगे तो 1 प्लस 4 आ गया, और माइनस में 1 आएगा यानी 4 आ गया, और माइनस में 12 आ गया, और प्लस में 11 आएगा, तो 4 से 4 कट गया हमारे पास यहाँ से एक, तो और यहाँ से 12 और 11 ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ से 1,2 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर डी और चेक कर लेते हैं, वैसे डी संतुष्ट नहीं करना चाहिए, एक्स की जगह 2 रखेंगे यानी 4 आ गया, 1 आ गया, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस
का 6 हो गया और प्लस का 11 हो गया। एज वी कैन सी यहाँ से 8 6 14 हो रहा है और यहाँ से 10 4 14 हो रहा है, 0 वैल्यू नहीं आ रही है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से ये भी डिस्कार्ड हो गया। इसका हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट ही बना है, तो ये एक ही ऑप्शन है जो इसकी समीकरण को संतुष्ट करता है, वृत्त की समीकरण को। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ से परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 4x की नाभि बतानी है, तो इसको सरल बाकी इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये था, यहाँ से अब पहले हम सेंटर निकाल लेते, सेंटर निकाल के सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट पे होता, तो उससे हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाता, ऑप्शन थर्ड उससे भी आ जाता सेंटर निकाल के। ये तरीका भी हम अपना सकते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट के लिए पहले हम सेंटर निकाल, जो सेंटर है वो मध्य बिंदु है हमारे पास, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक हम निकाल सकते हैं ऑप्शन से कंपेयर करके। अब हमें ये इक्वेशन दी, उसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसकी तुलना करेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4p इंटू एक्स माइनस एच से। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो h कॉमा के आएगा, फोकस जो आएगी h माइनस पी कॉमा के आएगी। वर्टेक्स तो आएगा h कॉमा के और फोकस बनेगी h माइनस पी कॉमा के, h माइनस पी कॉमा के बनेगी। तो यहाँ से h के और p की वैल्यू कंपेयर कर ली, फोकस आ गया 0,2। वर्टेक्स तो बनेगा h कॉमा के, यहाँ से y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4p x माइनस एच और फोकस बनेगी h माइनस पी कॉमा के। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है दीर्घवृत्त 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 की लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ होगा। लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदु, पहले तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई फॉर्म बनेगी यहाँ से ये, अब लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द इलिप्स इक्वल टू डायरेक्टर सर्कल आएगा। यहाँ से जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा यहाँ से यह प्रतिच्छेदी रेखाओं के बिंदु का बिंदुपथ बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्टेड सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 25 आएगा, 25 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 अति परवल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करेगी। यदि ये किस केस में स्पर्श करेगी, तो पहले अगर सिंप्लीफाई करें, हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है एक इक्वेशन से, y इक्वल्स टू mx प्लस c से तुलना कर लेंगे। जो m की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास, इस रेखा से हमारे पास प्रवणता बन रही है माइनस एल अपॉन एम और इससे c इक्वल्स बन रही है माइनस ऑफ n अपॉन एम। तो यहाँ से c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर आएगी। c की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, एक से हमने c की वैल्यू निकाल लेनी है, एक से हमने m की वैल्यू नहीं सॉरी इसी रेखा से हमने c की और m की दोनों की तो वैल्यू निकाल ली है, प्रवणता से तुलना कर ली है। पहले तो रेखा दी गई है, रेखा से हमने तुलना करके m और c की वैल्यू निकाल ली। c स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से इसके लिए जो स्पर्श रेखा बनती है उसकी इक्वेशन होती है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू बनेगी तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से ये तुलना करें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ से रेखा हमें दी गई है, साथ ही कहा गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू है, तो बिंदु 2 3 पर स्पर्श रेखा है, ये बिंदु 2 3 पर स्पर्श रेखा है, तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है कौन सी पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 2y इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास बन रही है 3p एक्स स्क्वायर बन रहा है, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, साथ ही y डैश भी आएगा, डी वाई अपॉन इक्वल्स टू ये आ रहा है। तो y डैश की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या बन रही है 3p एक्स स्क्वायर अपॉन में आ रहा है 2y। अब हमें जो पॉइंट दिया गया 2,3 दिया हुआ है, x की जगह 2 रखते हैं, y की जगह 3 रखते हैं। तो x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी और y की जगह 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2 रखेंगे, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2p आ गई। y डैश की वैल्यू 2p आ रही है, 2p इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास इसके लिए प्रवणता अगर देखें तो प्रवणता आ रही है m की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ से y इक्वल्स टू mx प्लस c से तुलना करें, p की वैल्यू आ जाएगी 2, p इक्वल्स टू 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास हो गए डिस्कार्ड। और साथ ही अब q की वैल्यू चेक करते हैं। जैसे ही q की वैल्यू हम चेक करें, y इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास, और अब हमें तो ये जो रेखा है हमारे पास 2,3 से जा रही है, तो x की जगह 2 y की जगह 3 रख देते हैं इस इक्वेशन में। जैसे x की जगह 2 और y की जगह 3 रखते हैं, तो x की जगह 2 रखते ही हम y की जगह 3 रखेंगे 9 आएगा, इक्वल्स टू p की जगह 2 रख रहे हैं और x की जगह 3 रखेंगे तो 2 की पावर 4 प्लस q आ गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 2 की पावर 4 का मतलब 16 आएगा, 9 माइनस ऑफ 16 वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा, वैल्यू आएगी -7 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फलन fx बराबर 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x की न्यूनतम वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका अवकलन करना है, सॉल्व करें। एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के बाद यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखने से वैल्यू ये आ गई, जिससे एक तो एक्स का मान 1 आ रहा है और एक एक्स का मान -1 आ रहा है, प्लस माइनस एक वैल्यू आ गई, एक्स का मान प्लस -1 आ गया। तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ से +1 पर ग्रेटर देन 0 आती है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो एफ डबल डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एट दैट पॉइंट, तो वैल्यू आ गई मिनिमम। तो एक्स इक्वल टू 1 पे मिनिमम आ रहा है।
तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यदि ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना है, इसका मैक्सिमम मान बनता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से इसका मैक्सिमम मान बनेगा। ये हम डायरेक्ट रिजल्ट से कह सकते हैं। द एरिया y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x, y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस x और x इक्वल्स टू 1 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो x इक्वल्स टू 1 अगर हम देखें तो यह है y x अक्ष के समांतर है। हमारे पास यहाँ से y अक्ष के समांतर एक रेखा बनेगी और एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल माइनस x और बना लेते, एक तो एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स, एक एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। एक वैल्यू ये आएगी, दूसरा कर्व ये बनेगा और एक्स इक्वल टू 1 यहाँ से इससे परिबद्ध क्षेत्र ये बनेगा। तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, अपर कर्व जो बन रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, लोअर कर्व जो है एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स है। डीएक्स इसका इंटीग्रेशन कर ले, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, लिमिट 0 से 1 है हमारे पास, सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस ई। मॉड वैल्यू अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एरिया y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। सॉल्व करें, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। -3 x -3 और x -1 आ रहा है, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 1 से 3 के बीच में इंटीग्रेशन कर देते हैं कर्व का। जैसे 1 से 3 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू आएगी 4/3। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया 4/3। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। एन धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1 है, तब इन संख्याओं का योग कभी कम नहीं होगा। तो एन धनात्मक संख्याएं लेनी है, दो संख्या लेते हैं जिनका गुणनफल हमारे पास 1 आए। तो 1 और 1/2 हमने ले लिया, इनका गुणन 2 और 1/2 इनका गुणनफल हमने 1 ले लिया है। आ गया इनका गुणनफल 1। तो यहाँ से अब इनका जोड़ते हैं हम यहाँ पर, तो इनका जोड़ आएगा हमारे पास 5/2, 5/2 आ गया। तो एन का मान हमने क्या लिया है, एन इक्वल टू 2 लिया है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1 आ गया, इनका योग 5/2 आ रहा है। तो 5 एन का मान हमने 2 लिया है, तो 2 से तो कम, किससे कम नहीं होगा, तो ये 2 से तो बढ़ा है। एक तो वैल्यू आ रही है, तो ये तो हो गया 1 से भी बढ़ा रहा है और एक कम नहीं होगा, 1 से भी कम नहीं है और एन से भी कम नहीं है, सॉरी, और एन स्क्वायर से तो कम है, एन स्क्वायर से तो कम है भाई। और n/2 एन 2/2 1 से, तो इसके केस में एक ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है एन प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन देखे तो वह इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n² - 1/12 का स्क्वायर रूट ऑफ n² - 1/12। नेक्स्ट है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल केसेस कितने हो गए, यहाँ से दोनों बार प्रत्येक बार 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर हमारे पास 6 केस पॉसिबल है, उसमें 4 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी 5 और 6 2 केस हो सकते हैं। तो अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो टोटल केसेस कितने बन सकते हैं, 12 केस आएंगे, 6 और 6 12, और उसमें से भी 4 केस आ रहे हैं हमारे पास यहाँ से किसके, यहाँ से एक बार फेंकने पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक बार फेंकने पर टोटल 6 केसेस आ रहे हैं जिसमें 5 और 6 2/6 है, दूसरी बार प्रोबेबिलिटी वो सेम 2/6 आएगी। सॉल्व करेंगे 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर नहीं 1/9 हो गई वैल्यू, तो 1/9 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इसका आंसर। नेक्स्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हमें दिया हुआ 2a प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इक्वल्स टू पी, हमें दिया गया पी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से अगर देखें ये इसको अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी हमारे पास हाफ आ गई, इसकी वैल्यू हाफ आ गई, इंटरसेक्शन वाले की भी वैल्यू हाफ है और इसकी वैल्यू पी और यहाँ से पी है हमारे पास। तो अगर सॉल्व करें इसको, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 1/2 है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए p/2 है, ये p है, वैल्यू सॉल्व करते हैं। 3p/2 इक्वल्स टू 1 आएगा, p की वैल्यू 2/3 आई, 2/3। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है एक थैले में 1 से 30 तक की नंबर की गेंदें हैं, यहाँ से इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के 5 या 7 का गुणक होने की क्या प्रायिकता है। 1 से 30 तक की गेंदें, 1 से 30 तक 5 का जो गुणांक आएगा वो हमारे पास आएंगे यहाँ से 5 के गुणांक है 5 10 15 20 25, 1 से और 30 भी है, टोटल 6 आ गए। सेम 7 के गुणांक है 7 14 21 और 38 28, 4 आ गए। इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक में 4 केस, एक में 6 केस है, 6 और 4 10 10 बट्टे टोटल 30 केस है, तो 1/3 आ गई। यहाँ से वैल्यू आएगी 1/3।
थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के समुच्चय Z में द्विचर संक्रिय स्टार के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन आ रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z, तो तत्समक अवयव होगा ए स्टार ई की वैल्यू हमारे पास ए के इक्वल आनी चाहिए। तो अगर बी को हम आइडेंटिटी में रिप्लेस करें इक्वल टू ए के इक्वल आएगी, ए से ए कट जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1 यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। यदि Z एक ग्रुप है जिसकी कोटि 13 है तो Z होगा। Z हमारे पास एक यहाँ से चक्रीय ग्रुप होगा और प्रत्येक चक्र क्योंकि यहाँ से प्राइम नंबर होगा, प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, तो साइक्लिक हो जाएगा एक। तो यहाँ से साथ ही सारे साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होते हैं, तो ये अबेलियन भी होगा। तो यहाँ से ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने थे, तो आरपीएससी ने क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। W हमारे पास W इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है, तो गुणांक एक W स्क्वायर के लिए उपसमूह होगा। यहाँ से एक इसका एक उपसमूह होगा, बाकी हमारे पास उपसमूह नहीं होंगे क्योंकि उपसमूह सब ग्रुप को बनाने के लिए यहाँ से सब ग्रुप बनाने के केस में ये हमारे पास एक जो अकेला सिंगलटन बनाएगा ये हमारे पास सब ग्रुप है इसका गुणात्मक ग्रुप के लिए। एफ और जी हमें दिए गए दो परमुटेशन, तो एफ ऑफ जी हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या आएगी, जी से हम एफ पे जाते हैं तो जी से हम एफ पे जाएंगे। एक की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है, तो एक की इमेज आएगी 1, ठीक है, एक की इमेज आ गई 1। सेम केस में 2 की इमेज यहाँ 1 दी है और यहाँ एक की इमेज 3 दी है, तो 2 की इमेज 3 आएगी। सेम केस में 3 में पकड़ते हैं, 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 2 है, तो 3 की इमेज 2 आ गई। 4 की इमेज हमारे पास 3 है और 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 4 आ गई, तो 1 की इमेज 1 और 4 की इमेज 4 है, सेल्फ इमेज हो गए 2,3 आ गई। ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस हमने ये की है। नेक्स्ट कहता है यहाँ से यदि H किसी भी ग्रुप G का सब ग्रुप है तो निम्न कथनों में से असत्य कथन है। अगर H G का सब ग्रुप है तो H A बराबर अगर H है यदि A बिलोंग्स टू H, ये सही होगा यदि और केवल यदि में H A बराबर H B, यदि और केवल यदि B A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये भी सही, और H इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास H आना चाहिए, ये भी सही है। यदि G Z प्लस योग संक्रिया के लिए पूर्णांकों का समूह और माना H इक्वल्स टू 3Z वेयर इक्वल्स टू 3 ऑफ X वेयर X बिलोंग्स टू Z, G का सब ग्रुप है तो विभाग ग्रुप G अपॉन H की कोटि होगी, G अपॉन H की कोटि विभाग ग्रुप की कोटि आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3। R प्लस योग संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं का समूह है और माना R प्लस डॉट गुणन संक्रिया के लिए धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है। F R से R प्लस पर F ऑफ X इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R के लिए यह हमारे पास एक तुल्यकारिता होगी। निम्न कथनों में से सत्य कथन है प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांतिक क्षेत्र होता है। प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत हमेशा एक क्षेत्र होता है। Z4 0 1 2 3 योग व गुणन मॉड्यूलो 4 के लिए हमारे पास शून्य भाजक रहित वलय है, शून्य भाजक विदाउट जीरो डिवाइजर हमारे पास है। Z5 जो है 0 1 2 3 4 5 प्लस 5 क्रॉस 5 गुंजावलियों की संख्या हमारे पास होगी, इसकी गुंजावलियों की संख्या 2 होगी। 5 प्राइम नंबर है तो 2 ही गुंजावली होगी, मेन आइडेंटिटी और पूरा सेट। क्वेश्चन नंबर 66 हमें कहता है यदि अल्फा बीटा गामा यहाँ से इसके मूल है तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ये अगर इसके मूल है तो हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें इसके हम 3 मूल देख लेते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करके देखें तो x माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर बना ले तो x क्यूब आएगा, यहाँ से माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। x माइनस 1 का होल क्यूब है ये हमारे पास, तो इसके एक तीनों मूल एक 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 आ गए। तो यहाँ से हमारे पास अगर इसका मान हम देखें इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 2 और 2, एक 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 इसके मूल है तो 2 और 2 और 2 आ गए इसके यहाँ से वैल्यू, तो 4 4 4 तो 4 4 16 16 4 64 64 आएगी हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें 64 ही तो आनी चाहिए, एक एक सॉरी 2 2 4 4 दूनी 8 8 आएगी वैल्यू, 8 आ गई यहाँ से। अब इसमें 8 वैल्यू किसकी आ रही है ऑप्शन से कंपेयर करना होगा, तो P की वैल्यू कितनी है 3, Q की वैल्यू है 3 3 3 और R की वैल्यू है 1 3 3 9 9 माइनस 1 हमारे पास 8 हो गई। ये ऑप्शन मैच हो रहा है, अगर इससे मैच करें तो यहाँ से आएगा 3 माइनस 3 0 आ रहा है, ये वैल्यू मैच नहीं हो रही रिस्पेक्टिवली। यहाँ से अगर नेक्स्ट में देखें यहाँ से आएगा 3 और गुणा 3 गुणा 3 माइनस 1 आएगी, ये वैल्यू भी मैच नहीं हो रही। सेम केस में ये भी मैच नहीं, सीधा हमने काउंटर एग्जांपल लिया, x माइनस 1 का होल क्यूब बनाया, पी क्यू आर को रिप्लेस किया, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास बहुपद f ऑफ x इक्वल्स टू दिस वन x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास 150 बचता है, तो k का मान होगा, x से विभाजित किया जा रहा है तो x की वैल्यू अगर 0 रख दे तो अगर ये 0 से विभाजित किया जाता है यानी x की जगह अगर 0 रखेंगे तो विभाजन पे वैल्यू माइनस ऑफ 75 की आई है, तो शेष बराबर क्या बच रहा है 150, तो 150 आएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 150 बट्टे 75 माइनस का 150 बट्टे 75 करते हैं तो माइनस का 2 आएगा, k की वैल्यू आ गई
-2 हमारे पास यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस ऑफ 12x² प्लस ऑफ 39x माइनस ऑफ 28 इक्वल्स टू 0 की मूल समांतर श्रेणी में है, इसके दो मूलों का अंतर होगा। इसके मूल समांतर श्रेणी में दो मूलों का अंतर बताना है क्या होगा। अगर सॉल्व कर तो यहाँ से हमने इसके मूल समांतर श्रेणी में a माइनस डी ए और a प्लस डी मान लिए। मूलों का योग आएगा यहाँ से b अपॉन ए, सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 12 रेस्पेक्टिवली। मूलों का यहाँ से गुणन इस तरीके से करेंगे, यहाँ से ट्रेस एडजॉइंट में तो वैल्यू आएगी 39 रेस्पेक्टिवली। मूलों का तीनों का गुणन जो आएगा माइनस डी अपॉन ए यानी माइनस ऑफ प्लस ऑफ 28 आ गया। सॉल्व करेंगे, मूलों का जो योग आएगा वो 12 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इक्वल्स टू 12 आएगा, ए की वैल्यू आ गई 4 रेस्पेक्टिवली। मूलों का गुणन 28 आना चाहिए। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई 7, तो डी की वैल्यू आ गई 3। डी की वैल्यू 3 आ रही है तो सार्वंतर आ गया 3, यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से x² माइनस 3x प्लस 2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ से इसके मूल हमारे पास क्या क्या आएंगे, इसको सॉल्व कर ले तो इसका एक मूल तो आएगा x बराबर 1 और एक मूल आएगा x बराबर 2। 1 और 2 इसके मूल है, 1 और 2 अगर इसके मूल है तो यही इसके भी मूल होने चाहिए। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की जगह 1 है। जैसे x की जगह 1 रखते हैं तो p माइनस क्यू बराबर 1 आएगा। p माइनस क्यू का मान 1 आए, सीधे ही ऑप्शन से कंपेयर कर देंगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। समीकरण इतने के सभी वास्तविक मूल्यों की संख्या बताइए। तो सभी अगर इसके वास्तविक मूल देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो यह x की समघात है, ये भी x की समघात है, ये भी x की समघात है और इसके साथ भी x की समघात है। सारी घातें x की समघात है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है समघात की वजह से। तो यहाँ से x के प्रत्येक मान के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो यहाँ से इसमें वास्तविक मूल होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ से इसका चिन्ह ही परिवर्तित नहीं हो रहा। चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा, वास्तविक मूलों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 0। f हमारे पास साइन इनवर्स x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई है, तो x df अपॉन डी एक्स, वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने बतानी है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास n इंटू यहाँ से आएगा f अपॉन एफ डैश आएगा, मतलब u अपॉन यू डैश आएगा। तो u की वैल्यू तो आएगी यहाँ से साइन ऑफ u। सॉल्व कर लेंगे, इसको ले जाए n की वैल्यू यहाँ से 2/1 यानी एक घात का हो गया है फलन, तो n की वैल्यू तो आ गई 1। साइन का अवकलन हमारे पास क्या आएगा, कोस, तो कोस ऑफ u अपॉन यहाँ से साइन ऑफ u अपॉन कोस ऑफ u आएगा। यहाँ से पहले तो लिखेंगे f, ऊपर तो आएगा u और बट्टे में आएगा u डैश। अवकलन इसका साइन अपॉन कोस की वैल्यू आएगी 10f। 10f आने से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें यहाँ से ये x² प्लस 2py बिंदु 0 0 पर वक्रता त्रिज्या 3 है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें, 0 0 पर वक्रता त्रिज्या 3, 0 0 पर वक्रता त्रिज्या 3 है, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर। इसमें सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने पर वाई डबल डैश और वाई डैश की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करें, पी की वैल्यू आ गई 3/2, 3/2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है द कर्व 2x² माइनस 3xy माइनस ऑफ 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की दो अनंत स्पर्शियां होंगी। इसकी दो अनंत स्पर्शियां परस्पर लंबवत होगी। चेक करने का तरीका, अगर हम यहाँ से हमें दिया गया है ये इक्वेशन, इसको अगर सिंप्लीफाई करें इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -3xy को हम -4 माइनस प्लस 1 लिख सकते हैं। सॉल्व करें यहाँ से 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू -2 आई है एज वी कैन सी, और यहाँ से प्रवणता की वैल्यू 1/2 आई है एज वी कैन सी। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ से तो लंबवत आएगा। यहाँ से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y का मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से इसे अगर सॉल्व करें, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये दिया गया, इसका पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन हमारे पास ये आएगा, वाई की वैल्यू 1/x² आएगी और एफ ऑफ वाई का अवकलन आएगा हमारे पास यहाँ से ये। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से वाई की जगह हम 1/x² लिख दें, जिसे हम x माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ऑफ x² इक्वल्स टू 0, तो एक तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू भी 0 ही बनेगी। एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू हमारे पास परिभाषित नहीं होगी, तो 0 0 हमारे पास कोई भी पॉइंट ही नहीं है। यहाँ से 0 के लिए तो वाई की वैल्यू परिभाषित नहीं होगी, और एक्स की वैल्यू 1 के लिए यहाँ से वाई की वैल्यू भी 1 आ गई। 1 1 अगर हम इसमें रखते हैं तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी टोटल वैल्यू आ गई 3, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 3। इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमें डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर सॉल्व करें, पहले हम अगर इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करते तो x² y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1 है, y की जगह 1 रखेंगे तो x² इंटू 1x² प्लस 1/3 dx आ गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू आएगी x³ /3, अपर लिमिट से आएगी वैल्यू 1/3, यहाँ से आएगी 1/3, तो 2/3 हमारे पास वैल्यू आ गई। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए।
फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x है, तो अंतराल जिस पर रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं होगा। यहाँ से रोले प्रमेय के प्रतिबंध अगर देखें तो यहाँ से अगर ए से बी अंतराल में हमें फंक्शन दिया गया तो एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए। तो यहाँ से अगर 0 पे देखें वैल्यू 0 आ रही है। इसी तरीके से 1 पर देखोगे तो 1 पर भी वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी। तो 0 1 के लिए संतुष्ट हो रहा है। रेस्पेक्टिवली अगर -1 के केस में देखें, 1 पर तो वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, पर -1 पर एज वी कैन सी यहाँ से -1 पे वैल्यू 0 नहीं आएगी इसकी। -1 पर वैल्यू आ रही है -3 -5 -8 और -2, 0 तो नहीं आ रही। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो अंतराल एफ लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा होगा। कौन से केस में संतुष्ट करेगा? यहाँ से लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के लिए भी हमारे पास फलन क्या होना चाहिए? जिस अंतराल के लिए हमने कहा है उसके लिए अवकलन ही होना चाहिए, सतत होना चाहिए। उसके बाद हम वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो अवकलन ही होने के लिए एज वी कैन सी एफ ऑफ एक्स हमारे मॉड ऑफ एक्स हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 पे अवकलन ही नहीं है, तो 0 हमारे पास सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में नहीं आ रहा, बाकी में आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से सीक्वेंस 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 सो ऑन है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास एक तो बाउंडेड है, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये 0 पे जाएगी, तो 1 से 0 के बीच में होगी, प्लस माइनस अल्टरनेट में है, तो ये एक्सिस्ट नहीं है, अल्टरनेटिव सीरीज है, मोनोटोनिक नहीं है, अल्टरनेट है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है ये अभिसारी है, तब हमें x का मान बताना है कैसा होगा, कौन से के लिए अभिसारी होगी। तो इसका nवां पद अगर देखें तो x की घात 1 है यहाँ से, तो 1 में 1 गुणा 2 आ रहा है, 2 में हमारे पास यहाँ से 3 गुणा 4 आ रहा है, x की घात 3 में 5 गुणा 6 आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ से 2 में 3 4 आ रहा है, तो अगर हम देखें ये वैल्यू जो इसमें यहाँ से xn की वैल्यू un की वैल्यू आ रही है, x की घात n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n आ रही है, और un प्लस 1 की वैल्यू ये आ रही है। तो un प्लस 1 अपॉन un निकाले तो ये आएगा x इंटू यहाँ से ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से n टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर देखें 2n में अंश और हर में भाग दे देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचेगी सिर्फ x बचेगी। तो यहाँ से ये कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी? जब हमारे पास ये लिमिट ग्रेटर देन 1 आएगी। और डाइवर्जेंट कब होगी? जब ये लिमिट लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ से ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आएगी, तो ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास यहाँ से ये कन्वर्जेंट आ गई। x इक्वल्स टू 1 पे अगर चेक करेंगे तो un की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। तो vn अगर हम देखें तो 1/n² में अगर इसे डिवाइड कर दे तो उसके केस में हमारे पास वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी, फाइनाइट, यहाँ से फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी हमें। दस मतलब लेमडा की जो वैल्यू आएगी इसकी un/vn से फिक्स वैल्यू आएगी, फाइनाइट मतलब वैल्यू आएगी, तो कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि vn हमारे पास कन्वर्जेंट है। vn कन्वर्जेंट तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए कन्वर्जेंट होगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन नंबर 80 कहता है 2/1 की पावर p, 3/2 की पावर p, 4/3 की पावर p एंड देन सो ऑन। तो n/n प्लस n-1 की पावर p फॉर्म में आ रही है। यहाँ से आएगा n+1/n की पावर p, un की वैल्यू ये आ रही है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 1/n की पावर p माइनस 1 प्लस 1/n की पावर p आएगा, p-1 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो p हमारे पास यहाँ से ग्रेटर देन 2 आ गया। इसी तरीके से p ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से p-1 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ गई। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर ये फलन किस पर विश्लेषिक होगा? विश्लेषिक चेक करने के लिए इसका हम जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, जेड बार के सापेक्ष अवकलन आएगा हमारे पास यहाँ से इसका जेड, तो यहाँ से हमारे पास ये जेड इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको लिखे ना जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, जेड बार के सापेक्ष अवकलन बनेगा हमारे पास इसका जेड, तो कहीं भी विश्लेषिक नहीं, जेड इक्वल टू 0 पर हमारे पास ये जेड इक्वल टू 0 पर हमारे पास यहाँ से सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पर इसके z इक्वल टू 0 के अराउंड में हमारे पास एक डिस्क नहीं रहेगी जिस पर यह हमारे पास रेगुलर, जिससे इस बिंदु पर रेगुलर हो सके। तो यहाँ से ये कहीं भी विश्लेषिक नहीं है, यहाँ से अवकलनीय तो है हमारे पास z इक्वल टू 0 पर। माना एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइडा वी, एक विश्लेषिक फलन है, u की वैल्यू एक्सपोनेंशियल x कोस y है, तो v की वैल्यू बतानी है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, ये अगर विश्लेषिक फलन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई आएगा, यू वी का एक्स, यू का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स कोस वाई आ जाएगा, और v की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से y के सापेक्ष, इसका हम समाकलन कर देंगे, y के सापेक्ष समाकलन आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स साइन वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न फलनों में अपने प्रांत में किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो जो अवकलनीय फलन होगा हमारे पास यहाँ से उसका जेड बार के सापेक्ष अवकलन 0 आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखिए सेकंड ऑप्शन में हमारे पास अगर जेड बार के सापेक्ष
अवकलन करते हैं वैल्यू 1 आएगी। अब हम जानते हैं 1 का मान कहीं 0 नहीं आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो कहीं ना कहीं z बार के केस में वैल्यू 0 दे ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न फलनों में हमारे पास एक फलन है f ऑफ z इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 z के सभी मानों के लिए सतत है। तो ये सभी मानों के लिए सतत है, कहाँ होगा, तो यहाँ से इसके हर को अगर कंपेयर करें जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो इसमें एक तो वैल्यू आएगी z माइनस 1, दूसरी वैल्यू आएगी z माइनस 2, z माइनस 1 और z माइनस 2। तो z बराबर 1 पर भी अवकलनीय नहीं है और z बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसमें हर की वैल्यू 0 आने से फलन अनंत हो रहा है। तो z बराबर 2 के बाहर अगर देखें, तो z बराबर 2 के बाहर हमारे पास यहाँ से ये अवकलनीय हो जाएगा, फलन मतलब फलन सतत हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, इस वजह से सतत हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट बनेगा। कोशी रीमान सम एफ, यदि फलन f इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी अपने प्रांत d में विश्लेषिक है, तो वह कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा। कोशी रीमान समीकरण कहती है ux इक्वल्स टू vy और uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx, ये आएगा। अवकल समीकरण हमें दी गई है थर्ड ऑप्शन में, तो करेक्ट हो जाएगा। अवकल समीकरण y इक्वल्स टू 2x dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx का होल क्यूब का हल होगा। ये हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू, इसको सॉल्व करके हम dy अपॉन dx को p लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आ गई, तो इसको अगर हम सॉल्व करें y की जगह हम यहाँ से v स्क्वायर y स्क्वायर को v अगर लिखें तो dy अपॉन dx 2y dy अपॉन dx आएगा, 2y p आएगा। तो जहाँ भी 2y p है उसकी जगह हम dy अपॉन dx लिख देते हैं, और यहाँ से ये वैल्यू रूट ऑफ y आ गई। और ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसी कुछ वैल्यू बनेगी, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इसको हम y की जगह क्या लिख दें, y की जगह अगर हम c लिख दें, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर एक्स सी प्लस 1 अपॉन 8 सी क्यूब, हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर, तो जो हमारे पास इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x का व्यापक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से इस इक्वेशन के फैक्टर अगर हम करते हैं d प्लस 2 d माइनस 1 आएगा, इसका cf बनेगा c1 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल x आ जाएगा, क्योंकि इसके रूट एक तो माइनस 2 आ रहा है और दूसरा प्लस 1 आ रहा है। और pi आएगा 1 अपॉन d माइनस 1 d प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, d की जगह हम 1 रख देते हैं, जैसे इसमें 1 रखेंगे 1/3 बन गया, इंटू में d माइनस 1 आ गया, एक्सपोनेंशियल x आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x/1 का फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल x अपॉन 3 आ जाएगा, x एक्सपोनेंशियल x अपॉन 3 फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारे पास यहाँ से करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है अवकल समीकरण हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हल है। हमें यहाँ से इसका हल बताना है क्या होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें d इंटू डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2z लिख सकते हैं। यहाँ से z की जगह log ऑफ x लिखेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये वैल्यू बन गई। इसके लिए cf की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस z एक्सपोनेंशियल प्लस z, c1 c2 के साथ एक्सपोनेंशियल z की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ से x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z लेना है, तो ये तो आ गया x में आ गया, और ये आ गया c1 अपॉन x। pi की वैल्यू आएगी 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 2z, तो इसको अगर सॉल्व करें 1 अपॉन 3 एक्सपोनेंशियल 2z सॉल्व करने पर 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर आ गया, pi भी आ गया, cf और pi मिला के हम सॉल्यूशन लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 89, जो कि कहता है हमारे पास यहाँ से a और b स्वेच्छा चर है, z इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b का आंशिक अवकल समीकरण होगा। इसका आंशिक अवकल समीकरण निकालने का तरीका क्या होगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जैसे इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे वैल्यू आएगी a, और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने से ये वैल्यू आई। अब यहाँ से हम अगर सॉल्व करें x के सापेक्ष, अगर हमने आंशिक अवकलन किया a की जगह डेल z अपॉन डेल x लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व कर दें इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और डेल z अपॉन डेल y क्यों लिखा जाएगा, क्यू इक्वल टू 2p स्क्वायर y आएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहता है समीकरण कि यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन से ही कंपेयर करके सॉल्व, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही है ये, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग वाले लास्ट वाले दो टर्म्स को लेंगे तो log y अपॉन z इक्वल टू c1 आ रहा है रेस्पेक्टिवली। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो y अपॉन z इक्वल टू c बन गया, एक कांस्टेंट तो ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ से x dz अपॉन x dx y dy और z dz को अगर सॉल्व करते हैं, इसको हम इसके साथ लेंगे तो हमारे पास रेस्पेक्टिवली वैल्यू ही आ जाएगी। तो हमने ऑप्शन से ही कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ से थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है r इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk एंड r इक्वल्स टू मॉड ऑफ r, देन द ग्रेडियंट ऑफ एक्सपोनेंशियल r स्क्वायर इज।
तो ग्रेडियंट ऑफ एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आएगी सम ऑफ आई डेल अपॉन डेल एक्स एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर आएगा। तो एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर हम यहाँ से एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का अवकलन 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया, आई एज इट इज आएगा। तो आई एज इट इज आ गया, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन आर, तो आर से आर कट जाएगा, 2x बचेगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 2 एक्सपोनेंशियल आर स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की आएगा, सम हटाएंगे तो उसकी वैल्यू आर होगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड एक्स एट द पॉइंट 1 2 0 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k। तो यहाँ से ये जो वेक्टर दिया गया है इसके डायरेक्शन निकालने, इसका इकाई सदिश निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 4 4 8 और 1 9 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, मतलब यहाँ से इसको तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ पाई निकालेंगे पहले। तो यहाँ से पहले तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं, आई इंटू डेल पाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल पाई अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल पाई अपॉन डेल जेड। 1 2 0 पे वैल्यू निकालनी है तो 2i प्लस जे प्लस 3 की आएगी। यहाँ से ए का हमने परिमाण निकाल इकाई सदिश निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए क्या पाएगा। सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ गई 10/3, 10/3 से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ए क्रॉस आर की वैल्यू अगर हम निकालें, ए क्रॉस आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आएगी। अब ए डेल क्रॉस ए क्रॉस आर करना है तो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर जैसे ही करते हैं, डेल की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड के है प्लस में, तो यहाँ से और साथ में इसकी वैल्यू लिख दी। सिंप्लीफाई करेंगे तो एज वी कैन सी यहाँ से ए हमने a1 आई प्लस a2j प्लस a3 के लिए सॉल्व करेंगे, 2a आ गया, 2a से हमारे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2a आने से यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है यदि r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है और मॉड ऑफ आर का परिमाण r के बराबर है तो r वेक्टर अपॉन r का परिमाण का अपसरण होगा। डाइवर्जेंस निकालना है, सॉल्व तो इसका मतलब हमें डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण लिखना है। तो यहाँ से ओवरऑल सम ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर लिखना है। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स का अवकलन आएगा एक, तो 1/r आ गई वैल्यू, 1 अपॉन आर का अवकलन आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स एज इट इज सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 अपॉन आर आ गया, सम करेंगे तो यहाँ से एक्स एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर आएगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, सम लगाएंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया, 1 अपॉन आर बनेगा, ओवरऑल 2 अपॉन आर आएगा। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 हमें यहाँ से कहता है यदि हमारे पास f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे तथा सी वक्र y बराबर एक्स क्यूब 0 0 से 2r तक के चाप की लंबाई है, तो चाप है तो इंटीग्रेशन ओवर सी f डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी। तो डी आर हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स आई डी वाई जे, तो यहाँ से डॉट गुणा करना है, यानी आई का गुणांक आई के गुणांक से गुणा, जे का गुणांक जे के गुणांक से गुणा होगा। और y की वैल्यू एक्स क्यूब है तो अगर डी वाई निकाल रहे हैं, डी वाई हमारे पास 3x स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा यहाँ से। तो जहां जहां y है उसकी जगह हमने यहाँ एक तो लिखना है, y की जगह तो एक्स क्यूब लिख देंगे और dy की जगह 3x स्क्वायर डी एक्स लिख देंगे। f डॉट डी आर निकालना है तो वैल्यू अगर सॉल्व करें ये बन जाएगा हमारे पास f डॉट डी आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 6 डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डी एक्स को अगर सॉल्व करें, इंटीग्रेशन करना है हमें, x की लिमिट 0 से 2 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि 0 0 से 2 समथिंग पर थी हमारे पास वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की घात 6 का इंटीग्रेशन एक्स की घात 7/7, यहाँ से 3 हमने आगे निकाल दिया, ये एक्स की घात 6 बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा एक्स की घात 7/7 आ गया, 0 से 2 लिख देंगे। यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर ले, 2 एक्स की घात 7/7 आ जाएगा, 2 एक्स की घात 7/7, तो अपर लिमिट लगाएंगे एक्स 2 की घात 3/3 यानी 8/7 आ गया, 2 की घात 8/7 अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 768। तो या इसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से हमारे पास 8/3 प्लस 2 की घात 8/7, इसको सॉल्व करने पर 56 प्लस 768/21 आ गया, सॉल्व करने पर 824/21 आएगा, 824/21 है तो हमारा ऑप्शन यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 96, जो कहता है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरता है और एक्स अक्ष के समांतर है। तो अगर कोई भी समतल जो एक्स अक्ष के समांतर है उसमें हमारे पास यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 0 आएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट 0 आने से ये नहीं होगा एक तो, और साथ ही एक्स का कोफिशिएंट इसमें 0 नहीं है, दोनों तो हमारे पास डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट कहता है यहाँ से 2 3 1 और -4 प्लस 5 और 3 से होकर जाता है, तो जैसे एक्स का मान हम 5, वाई का मान हम 5 रखते हैं और जेड का मान 3 रखते हैं, तो
5 और 12 हो गया, ये माइनस का हम यहाँ से करेंगे 7, तो ये तो हमारे पास 0 आएगा नहीं, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ से अगर देख रहे हैं ये पॉइंट हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, ये समतल, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन, दिस लाइन से हमारे पास इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो इसको अगर सरल करें हम यहाँ, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इस रेखा को इक्वल टू टी मानते हैं, तो टी हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें, डायरेक्शन दिक् अनुपात जो बनेंगे पी क्यू रेखा के, पी और क्यू, क्यू माइनस पी कर देते हैं, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास ये वैल्यू आ गई डायरेक्शन रेशियोज की। तो अगर हम देखें यहाँ से ये वैल्यू आ गई, यहाँ से +6 आएगा, 3t + 6 आएगा, इस वजह से ये +5 आएगा। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। इसी तरीके से अगर लाइन की डायरेक्शन रेशियो देखें, ये हमारे पास 3 2 और -2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो PQ रेखा है ये हमारे पास परपेंडिकुलर दी हुई रेखा की, तो यहाँ से दोनों की जो डायरेक्शन रेशियो है रेस्पेक्टिवली उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका सम 0 आएगा। सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू -1 आ गई। टी की वैल्यू जैसे -1 रखते हैं, PQ रेखा के क्यू का पॉइंट के निर्देशांक आ गए हमारे पास, क्यू के निर्देशांक आ गए, पी के हमारे पास पहले से ही है, तो PQ के बीच में हमारे पास दूरी हो गई यहाँ से x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर रूट आएगा। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ से 7 आने से हमारा ये ऑप्शन 7 वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से एक गोला x² + y² + z² बराबर r² का कोई समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, तो वह गोला होगा। ए बी सी पर अगर वह निर्देशीय अक्षों को काटता है तो 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/r² हमारे पास यहाँ से गोले का समीकरण होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जो शीर्ष मूल बिंदु पर है उसका और अक्ष z अक्ष व शीर्ष कोण अल्फा है। शीर्ष मूल बिंदु पर है, अक्ष z अक्ष और शीर्ष कोण हमारे पास अल्फा है, तो इसके लिए हमारे पास समीकरण होगा x² + y² बराबर z² tan स्क्वायर अल्फा। x² + y² z² tan स्क्वायर अल्फा आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जिसका निर्देशीय वक्र है x² + y² + z² = 9 और x - y + z बराबर 3 होगा। यहाँ से लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण बताना है, तो अगर ऑप्शंस देख, पहले तो हमने यहाँ से x² + y² + z² बराबर 9 में हम यहाँ से वृत्त का गोले का केंद्र देखें 0 0 0 आएगा। 0 0 0 से यहाँ से समतल पर जो लंब डाला जाएगा, लंब की लंबाई p आएगी हमारे पास यहाँ से 3/1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट √3 आ गए। जो त्रिज्या आएगी वो आएगी √r² - p²। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 3 बराबर 6, 6 का स्क्वायर रूट आ गया। तल के लंबवत अक्ष आएगा हमारे पास यहाँ से ये x - 0, तल के लंबवत अक्ष यहाँ से जो तल दिया x - y + z बराबर 3 आ रहे, तो इसके लंबवत तल आएगा x - 0/1 y - 0/-1 z - 0/ यहाँ से बनाएगा, क्योंकि 0 0 0 गोले का केंद्र है। यहाँ से अब हम अगर लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण देखें तो वह आ जाएगा x² y² z², वो तो हमने यहाँ से लिख दिया। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 1 × x - 0 -1 × y - 0 + 1 × z - 0 अपॉन में आएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ से रेस्पेक्टिवली आ गया और स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ से आएगी त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया, इसको आएगा x² + y² + z² + xy + yz -xz - 9 बराबर 0। यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है माना त्रिभुज ABC परिकेंद्र O है, यदि OA OB OC के अनुदिश क्रियाशील 3 बल P Q R संतुलन में है तो P अनुपात Q अनुपात R होगा। यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R हमारे पास होगा sin 2A अनुपात sin 2B अनुपात sin 2C में। नेक्स्ट है यदि 3 बल P Q R क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA व AC के अनुदिश है, क्रियाशील है, यदि इनका परिणामी अंतः केंद्र से गुजरता है। अगर इनका परिणामी अंतः केंद्र से गुजरता है तो P + Q + R = 0 आएगा। परिणामी अंतः केंद्र से गुजरे तो P + Q + R आएगा हमारे पास 0। यदि लैम्डा घर्षण कोण है तो W भार का एक पिंड रुक्ष क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल आएगा W sin लैम्डा। W sin लैम्डा यहाँ से न्यूनतम आवश्यक घर्षण बल आएगा। W भार का एक पिंड किसी रुक्ष समतल पर समान संतुलन में है, यदि घर्षण गुणांक 1/√3 है तो यहाँ से हमारे पास tan θ = 1/√3 आएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री, हमारे पास यहाँ से रेस्पेक्टिवली थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोट थीटा की केस में आएगा, सॉरी कोट थीटा = यहाँ से 1/√3 सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। केटेनरी का कार्तीय समीकरण होगा। केटेनरी कार्तीय समीकरण y = c cos हाइपरबोलिक x/c होगा। y = c cos हाइपरबोलिक x/c सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से केटेनरी का कार्तीय समीकरण होगा। यदि एक घन अचर कोण कोणीय वेग
वक्र r इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल थीटा बनाता है तो इसका अर्य त्वरण होगा। अर्य त्वरण का समीकरण अर्य त्वरण हमारे पास होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो पहले r इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल थीटा दिया, r डॉट निकालते हैं तो r डॉट इक्वल्स टू आएगा ए एक्सपोनेंशियल थीटा, थीटा डॉट आएगा हमारे पास यहाँ से। साथ ही यहाँ से अगर r डबल डॉट की बात करें तो r डबल डॉट आ जाएगा ए एक्सपोनेंशियल थीटा, थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन देखें यहाँ से अर्य वेग अर्य त्वरण आएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0। तो अर्य त्वरण आ गया, यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि हमारे पास गतिमान कण के लिए स्पर्शरेखीय व अभिलंबिक त्वरण सदैव बराबर है तो इसका वेग समानुपाती होगा। स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक त्वरण बराबर है। स्पर्शरेखीय त्वरण होगा v dv अपॉन ds और अभिलंबिक त्वरण होगा v स्क्वायर अपॉन रो, और 1 अपॉन रो होता है हमारे पास d साई अपॉन ds। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें v dv अपॉन ds इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन रो और 1 अपॉन साई रो इक्वल्स टू d साई अपॉन ds आएगा। सॉल्व करेंगे, एक v से तो एक v कट गया, ds से ds कट जाएगा तो dv अपॉन v आ गया इक्वल्स टू d साई आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, लॉग v इक्वल्स टू साई प्लस c डैश आ गया। एंटी लॉग लेंगे, v इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल v प्लस एक्सपोनेंशियल साई प्लस c आ गया। तो जो वेग आएगा एक्सपोनेंशियल साई के समानुपाती है यहाँ से, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें यहाँ से एक कण समतल आवृत गति से गतिमान सरल आवृत गति से गतिमान है। यदि कण का केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो आवृतकाल होगा। एक कण सरल आवृत गति में गतिमान है और केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका त्वरण 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ से आवृतकाल होगा। आवृतकाल हमें बताना है तो t इक्वल्स टू हमारे पास होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू होगा a अपॉन स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए। यहाँ से a हमारे पास एक तो आयाम कैपिटल ए आयाम को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल a यहाँ से त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। त्वरण 8 था, आयाम हमारे पास 2 था, तो 8 बटे 2 यानी 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, तो 2 पाई अपॉन 2 आ गया। तो पाई हमारे पास आवृतकाल आ गया। पाई यहाँ से आवृतकाल, यहाँ से इसका आवृतकाल आ गया हमारे पास पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कण सरल आवृत गति से चलता है, इसका आयाम a है, केंद्र से कण की दूरी होगी जहां कण का वेग अधिकतम का आधा होगा। कण का अधिकतम वेग हमारे पास होता है रूट म्यू अपॉन ए और v स्क्वायर इक्वल्स टू होता है म्यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए आयाम है और यहाँ से म्यू तीव्रता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेग के अधिकतम वेग का आधा, तो पहले अधिकतम वेग है रूट म्यू अपॉन ए, इसका आधा करोगे बट्टे 2 आएगा। तो यहाँ से इसमें v में वैल्यू रखते हैं तो v म्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। यहाँ से म्यू ए स्क्वायर x1 स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेंगे, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, x1 इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2 ए आ गया। तो यहाँ से आयाम आएगा अंडर रूट 3 बट्टे 2 एक दूरी पर, यहाँ से हमारे पास अधिकतम का आधा आएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से u वेग से गतिशील होकर अल्फा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, क्षैतिज परास होगा। क्षैतिज परास का सूत्र आएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी आएगा। यहाँ से क्षैतिज परास u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। रेखिक रूपांतरण अगर देखें v2 से v2 पर है, 2 3 की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन में 12 15 आ रही है और 1 0 की 0 0 आ रही है। तो पहले हम यहीं से चेक करें, 1 0 की 0 0 अगर लिखे तो x की जगह 1 रखोगे, x2 की जगह अगर 0 रखोगे, वैल्यू 0 0 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है जो कि है हमारा सेकंड ऑप्शन। इसका सेकंड ऑप्शन काउंटर एग्जाम पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम देख सकते हैं t1 0 पे वैल्यू 0 0 सिर्फ सेकंड ऑप्शन में मिल रही है, करेक्ट होगा। एक दूरी समष्टि के लिए सत्य कथन है, एक दूरी समष्टि में समृद्ध समुच्चय है उसके लिए हमारे पास ए बार इक्वल्स टू ए होगा। अगर ए क्लोज सेट है तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए आएगा। यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। यदि JN प्रथम प्रकार का बेसल समीकरण है तो 2n JNX होएगा। 2n JNX हमारे पास होता है x इंटू JN प्लस 1 माइनस ऑफ JN माइनस 1। 2n JN इक्वल्स टू आएगा x JN प्लस 1 प्लस ऑफ JN माइनस 1 आएगा। यहाँ से हमें लाप्लास इनवर्स की वैल्यू, इनवर्स लाप्लास फंक्शन बताना है 1 अपॉन p प्लस a के होल क्यूब की, 1 अपॉन p प्लस a के होल क्यूब की। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p प्लस a बताना है। f ऑफ p प्लस a के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस at आएगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p आ गया तो एक्सपोनेंशियल माइनस at लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p क्यूब आएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस at, यहाँ से 1 अपॉन p क्यूब है तो t की पावर t माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस at t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। एक्सपोनेंशियल माइनस at t स्क्वायर अपॉन 2
टी स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एटी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट होगा। वृत्तीय हेलिक्स एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, जेड इक्वल्स टू ए थीटा कोट एल्फा के लिए वक्रता का मान है। यहाँ से एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, जेड इक्वल्स टू ए थीटा कोट एल्फा के लिए वक्रता आएगी साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा ए, यहाँ साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन ए, यहाँ से इसके लिए वक्रता आ गई। यहाँ से हमें क्रिस्टोफल सिंबल के लिए वैल्यू बतानी है आई जे कॉमा के प्लस के जे कॉमा आई जो आता है, जे यहाँ से अपनी जगह कांस्टेंट है तो जी यहाँ से अवकलन होगा जे के सापेक्ष, कॉन्ट्रापोजिशन में होगा जे, तो यहाँ से डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे आ गया, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है यहाँ से हमें पॉलिनोमियल 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, 1 पे 3 दे रहा है, 2 पे 7 दे रहा है, 3 पे 13 दे रहा है, इन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ से बहुपद बताना है। तो हमें सीधा सीधा ये करना है, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 1 आएगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन तो उससे डिस्कार्ड हो गया। x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह हमें 3 मिलना चाहिए, जैसे ही 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 1 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक तो डिस्कार्ड हो गया और थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 2 और 4 आ रहा है, तो यहाँ से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बचा हुआ ऑप्शन इजीली हम करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ x बराबर 1 और 0 रख के ही हमारे पास सॉल्व हो गया, आगे पॉइंट ही नहीं लिखने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो डेल स्क्वायर बी सी एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए बी सी, डेल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए बी सी, डेल की वैल्यू आती माइनस 1 अपॉन ए बी, यहाँ से 1 अपॉन ए बी सी आ जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेंगे और ए बी सी डी बढ़ते जाएंगे। यहाँ से हमें बताना है इनमें से कौन सा अमुक समुच्चय नहीं है। अमुक समुच्चय ऐसा सेट होता है, मतलब यहाँ से हमारे पास जो शेडेड रीजन दिया है, शेडेड रीजन से हमें कोई भी 2 पॉइंट पकड़ने, उस पॉइंट के सारे पॉइंट हमारे पास उसी सेट में ही आने चाहिए। तो यहाँ से वृत्त, त्रिभुज और ये जो हमारे पास वर्ग या आयत जो दिया हुआ है, यही तो सारे हमारे पास अवमुख समुच्चय। अब इसमें हमारे पास अगर हम रैंडम 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसके केस में अगर हम यहाँ से काउंट करें, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु इसी सेट में होना चाहिए। एज वी कैन सी यहाँ से ये पॉइंट इस सेट में नहीं है, तो यहाँ से अवमुख समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नियतन समस्या में m नौकरी m व्यक्ति है, तो आधारित सुसंगत हल के लिए प्रारंभिक स्तर पर आधारित चरों की संख्या भी m होगी। आधारित सुसंगत हल के लिए प्रारंभिक स्तर पर आधारित चरों की संख्या m होगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।